नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल की नई गवर्नमेंट के बारे में और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा भारत में, इसके बारे में। नाउ इजराइल में मोस्ट प्रॉब्ली 14 ऑफ जून को होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि जो इनका पार्लियामेंट है जिसको ये नेसेट भी कहते हैं, वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वोट करेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये खो देंगे अपनी कुर्सी। रीजन देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हारे हैं ये या फिर यहाँ पे कोई और इशू था। बेसिकली जिस गठबंधन का पार्ट थे नेतन्याहू, वहां से कुछ पार्टीज टूट चुकी हैं और अब इन्होंने फॉर्म कर लिया अपना खुद का एक ग्रुप। तो नेतन्याहू का जो गठबंधन था, इसको रिप्लेस करेगा एक नया ग्रुप जहां पर 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और जो ये 8 पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें वेरियस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी, राइट विंग, लेफ्ट विंग, एक अरब पार्टी भी है। जी हाँ, इजराइल में आपको पता होगा एक मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, बहुत बड़ी अरब मुस्लिम पॉपुलेशन, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक अरब पार्टी भी है। ये सब यहाँ पे इकट्ठा आएंगे और ये लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले 4 साल तक ये सरकार चलाए। और अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आने वाले 4 साल तक जो ये 8 पार्टी का गठबंधन है ये टिका रहा, क्योंकि देखो भारत में हमने भी पॉलिटिक्स काफ़ी देखी है, हम सबको ही पता है कि गठबंधन जितना बड़ा हो, जितनी सारी पार्टीज हो, वहां पर सरकार गिरने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि 8 में से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी भी रूठ गई, उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, तो पूरी सरकार विद इन 1 डे गिर जाएगी। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो ये 8 पार्टी हैं ये बिल्कुल साथ में बनी रहेंगी और 4 साल ये ऐसे काटेंगे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले 4 साल में आपको दिखेंगे इजराइल के 2 प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे जो गठबंधन का एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह बताया गया है कि पहले 2 साल में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नफ्ताली बेनेट, उसके बाद जो अगले 2 साल है वहां पर पीएम बन जाएंगे यार लापिड। अब यहाँ पर भी देख लो, ये दोनों लोग बिल्कुल अलग हैं, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। नफ्ताली बेनेट बहुत ही लंबे समय से नेतन्याहू के बहुत ही करीबी थे, बहुत ही ज़्यादा राइट विंग है, माना जाता है कि इजराइल में इनसे ज़्यादा राइट विंग पॉलिटिशियन शायद आपको मिले ना। और फिर यार लापिड जो है ये काफ़ी हद तक लेफ्टिस्ट है, थोड़े आप कह सकते हैं सेंटर टू द लेफ्टिस्ट हैं। तो दोनों की जो विचारधारा है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। और यहाँ पे आप शायद पूछेंगे मुझसे कि ये दोनों मिलके काम कर भी कैसे पाएंगे, सिंस विचारधारा ही काफ़ी हद तक डिफरेंट है। देखो अभी के लिए दोनों का एक ही गोल है, कैसे भी करके नेतन्याहू को रखो पावर से दूर। इसलिए देखो यहाँ पर जो लेफ्ट विंग है, राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, ये सब इकट्ठा आ गए। उसके अलावा जो अरब पार्टी है यहाँ पे इजराइल में, ये भी इनका सपोर्ट कर रही है। और जो अरब पार्टी है इसका काफी बड़ा प्रभाव होगा इजराइल की नई सरकार पे, क्योंकि देखो एक बार को पीएम तो इनके बहुत ज्यादा राइट विंग हो जाएंगे, मगर हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 साल तक इनके हाथ काफी हद तक बंधे रहे। हाँ, एक बार जब इनका पहला साल बीत जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि सेकंड जो इनका साल है उसमें कुछ रिस्क ले यहाँ पर और कोशिश करे कि इजराइल की जो बॉर्डर्स है ये फिर से एक्सपैंड करे। क्योंकि नफ्ताली बेनेट ओपनली ये कह चुके हैं कि पीएम बनते ही मैं बहुत सारी जमीन कब्जा लूंगा वेस्ट बैंक की और गाजा स्ट्रिप की। वेरास इस गठबंधन में जो अरब पार्टी है जो रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम्स को, वो यहाँ पर कह रही है कि अगर आपको ये सब करना भी है तो बहुत ज़्यादा स्लोली करिएगा और कहीं से भी लोगों को फोर्सफुली रिमूव मत करना। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मैंने ये क्यों कहा कि पहले साल हो सकता है कि नफ्ताली बेनेट बिल्कुल चुप रहे और सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए टुवर्ड्स पैलेस्टीन। देखो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि जो ये 8 पार्टी का गठबंधन है ये 4 साल चल जाएगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम नफ्ताली जो अपने 1 या 1.5 साल का जो कार्यकाल है ये पूरा कर लेंगे और यार लेपिड को पीएम बनने का चांस मिलेगा नहीं। नफ्ताली बेनेट कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर पीएम बन के अपना जो स्टैचर है एज ए पॉलिटिशियन ये उठाएं। ये करने का सबसे आसान तरीका इनके लिए ये है कि फिलिस्तीन का बहुत सारा लैंड ये इजराइल के अंडर ले आए। इससे क्या होगा कि इजराइल के लोग देखेंगे कि ये भी परफॉर्म कर सकते हैं लाइक नेतन्याहू। हाँ, इससे ये जरूर होगा कि एक बार इन्होंने मान लो फिर से फिलिस्तीन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, उनका बहुत सारा लैंड कब्जा लिया, तो जो यहाँ पे अरब पार्टी है ये मजबूरी में अलग हो जाएगी इस गठबंधन से और उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। और अगर सरकार गिरती है तो फिर से होंगे इलेक्शन और उन इलेक्शंस में नफ्ताली बेनेट एक काफ़ी बड़ा नाम बन के उभरेंगे। तो अभी के लिए बताया जा रहा है कि इनका प्लान यहाँ पर यही है, बट फिर भी देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर ये लोग करते क्या है। ना जो ये अरब पार्टी है इसका नाम है यूनाइटेड अरब लिस्ट। इनका देखो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। और अगर हम बात करें भारत की तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि इजराइल कश्मीर और पाकिस्तान के इशू को लेकर इतना सपोर्ट ना करे अब इंडिया का, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड अरब लिस्ट, ये लोग ये चाहते हैं कि इजराइल बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो इंटरनेशनली। इजराइल को फोकस करना चाहिए इंटरनल हीलिंग पर। इंटरनल हीलिंग मतलब हाल ही में आपको पता होगा कि इजराइल में काफ़ी दंगे हुए थे, जो यहाँ पे जूइश पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये आपस में लड़ पड़ी थी। तो ये लोग अभी ये कह रहे हैं
कि पूरी कोशिश करो कि जो ज्यूज और अरब पॉपुलेशन है इसराइल की, इनके बीच में फ्रेंडशिप बढ़े, रिलेशंस इंप्रूव हो। अभी के लिए कश्मीर, पाकिस्तान या फिर और जगह क्या हो रहा है उस पर इतना फोकस ना करो। तो इसलिए जिस तरीके से इजराइल सपोर्ट करता रहा भारत की काफी बार कश्मीर इशू को लेकर, हो सकता है कि ऐसा सपोर्ट आपको नई सरकार के अंडर देखने को ना मिले। और इसमें देखो डेफिनेटली जो नई सरकार है इसका रोल तो होगा ही। उसके अलावा जो यहाँ पे इसराइल में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके यहाँ डिप्लोमेट्स हैं, जो भी अपना काम संभालेंगे, वो भी यहाँ पर प्रेफर नहीं करेंगे इंडिया का सपोर्ट करना, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के समर्थन में वोट नहीं किया था। एक्चुअली इंडिया ने ब्लंडर ऐसा किया, न्यूट्रल होने के चक्कर में हमने फिलिस्तीन को भी नाराज कर दिया और इसराइल को भी नाराज कर दिया। फिलिस्तीन ने ओपनली हमारी आलोचना भी करी कि इंडिया ने हमारा समर्थन नहीं दिया, इनको इसराइल के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था। इसराइल ने हमारे अगेंस्ट कुछ बोला तो नहीं, मगर पॉसिबिलिटी ये है कि अब ये भी इंडिया के पक्ष में इतना वोट करेंगे नहीं एट द यूएन। नेतन्याहू की देखिए स्पेशल बात यहाँ पर यह थी कि इवन दो इंडिया फिलिस्तीन को देता रहा पैसे, जो इनके सोल्जर्स हैं इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता रहा। जी हाँ, कई फलस्तीन के सोल्जर्स हैं जो इंडिया में आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो ये सब करने के बावजूद नेतन्याहू ने हमेशा पॉलिसी ये रखी कि इंडिया को मिलता है एक पास, इनके सारे गुनाह माफ है, इंडिया फिलिस्तीन का जितना सपोर्ट करे, जो भी ये करे। इजराइल की सिंपल पॉलिसी है कि इंडिया का हमेशा हम सपोर्ट करेंगे कश्मीर और पाकिस्तान के इशू को लेकर। और कुछ एनालिस्ट यहाँ पर यही मानते हैं कि इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि नेतन्याहू और पीएम मोदी का जो पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत बढ़िया थी। काफी हद तक ट्रस्ट था दोनों लीडर्स के बीच में। नाउ ये ट्रस्ट नफ्ताली बेनेट के साथ पीएम मोदी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये देखना होगा। नाउ यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि नई गवर्नमेंट सिर्फ नेगेटिव ही होगी इंडिया के लिए। एक बात यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, वो ये है कि इंडिया, यूएस, इजराइल का एक ग्रुप बनाना। क्योंकि देखो 2020 के अंत से ये बात लगातार चल रही है, इसके काफी प्रपोजल भी आए हैं कि एक नया ग्रुप फॉर्म होना चाहिए इंडिया, इजराइल और यूएसए का। तीनों कंट्रीज काफी बार एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, विचारधारा काफी हद तक सेम है डेमोक्रेसी को लेकर, उसके अलावा फ्रीडम को लेकर। तो तीनों कंट्रीज को इकट्ठा आना चाहिए और ऑलरेडी ये तीनों देश 5G को लेकर काम कर रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है ये हुई थी सितंबर 2020 के आसपास। एक प्रपोजल ये भी आया कि क्यों ना एक प्रॉपर ग्रुप बनाया जाए और एनुअली इनका समिट भी हो इंडिया, इजराइल या फिर यूएसए में। मगर नेतन्याहू ने ये आइडिया एक्सेप्ट किया नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर से हट चुके थे तब तक और जो बाइडेन पावर में आ चुके थे या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आने वाले थे। और जो बाइडेन का आपको पता होगा काफी खराब रिलेशन है विद बेंजामिन नेतन्याहू। बराक ओबामा, जो बाइडेन दोनों पर्सनल लेवल पर नेतन्याहू को इतना पसंद करते नहीं है। तो चाहे एक बार को इजराइल की जो बॉम्बिंग थी गाजा पर, उसके बारे में जो बाइडेन ने इतना कहा नहीं, मगर बाकी और एरिया में ये नेतन्याहू के साथ इतनी कोऑपरेशन चाहते नहीं थे। अब ये बात की जा रही है कि सिंस नए पीएम बनेंगे इजराइल के, बिल्कुल एक फ्रेश फेस होगा, जो बाइडेन के साथ इनके कोई पुराने इश्यूज नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बनी हुई है कि इंडिया, इजराइल और यूएस आने वाले 1 से लेकर 2 साल में एक खुद का ग्रुप यहाँ पे फॉर्म कर ले। सो ओवरऑल आप अगर देखो तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं यहाँ पे, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो ये नई सरकार है ये क्या 4 साल टिक पाएगी, और अगर मान लो ये 1 साल में गिर जाती है तो क्या नेतन्याहू फिर से वापस पावर में आएंगे या फिर नहीं। क्योंकि इनके हिसाब से इनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म नहीं हुआ, ये वापस एक बार फिर से इजराइल के पीएम बनेंगे। क्योंकि इजराइल के पीएम का जो टेन्योर होता है ये होता है 4 साल का, मगर कोई इसमें बंदिश नहीं है लिमिट्स की। एक इजरायली पॉलिटिशियन अनलिमिटेड टाइम्स इजराइल का पीएम बन सकता है। और बाय द वे मैं आपको यहाँ पर यही बता दूं कि किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यहाँ पे अपने एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है ये आपको पड़ेगा पर मंथ 4125 का। इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, एवरीथिंग विल बी थॉरली कवर्ड। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। यू कैन सेव मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।